जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और यूपीएसआई, यूपी टेट, जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है। तो हमने अभी वर्णमाला चैप्टर को ख़त्म किया है, यानी समाप्त किया है पढ़कर। तो हम सभी आज वर्णमाला चैप्टर का ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि 39 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपना छोटा या बड़ा भाई मानकर क्लास को लाइक कीजिए। जो आपकी राय हो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि यह बढ़ता रहे। तो मैं चाहता हूँ आप सभी इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराएँ और बहुत जल्दी से 1000 के प्लस कराएँ सब्सक्राइब को। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। आपको आज की क्लास में बहुत सारे चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, तो अपना धैर्य बनाए रखिएगा, क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट दे देता तो आप सभी जान जाते, लेकिन यहाँ पे शब्द के पूछा है, री नहीं है। तो आप देख रहे हैं कृपा में री की मात्रा को दिखाया गया है। कृपा में यहाँ पर री की मात्रा है और इसमें भी री है और यहाँ पर भी री है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्रा में क्या है, आधा का है, उसके बाद इसमें रा मिला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा जिसमें री नहीं है वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताना है। तो आप सभी क्लास में बने रहिएगा। जैसे शब्दकोश क्या है कि यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है। तो जैसे आ को देखें तो शिक्षक में ये है, सा है, उसके बाद ई है, यहाँ पर वर्तमान में वाह है, फिर उसके बाद दिया गया है क्या, राम। और सभी व्यंजन में आ समाहित होता है। क्या होता है, आ समाहित होता है। उसके बाद ज्ञान में देखें तो जो ज्ञा होता है वह आधे जा, किसका, आधा जा धन इया से बनकर बनता है। उसके बाद मिश्रण के में देखें तो माँ, उसके बाद माँ में ई लगी हुई है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो आप सभी जानते हैं कि वर्णमाला में सबसे पहले जा आएगा। इन चारों में से देखेंगे तो सबसे पहले जा आएगा। तो जा कहाँ है, जा सा में आ जाएगा। तो पहले देखें तो ए ऑप्शन सा नहीं है और डी ऑप्शन सा नहीं है। अब हमें बी और सी में चुनना है। ये हमारा सबसे पहले आ गया सा। उसके बाद इस शब्दों में देखें सा, वा, जा और माँ में, तो जा पहले आ गया, फिर आएगा हमारा माँ। तो माँ मिश्रण यानी सा के बाद ऑप्शन दा आना चाहिए। और फिर आप सभी जानते हैं कि वा पहले आता है या शा पहले आता है। तो पहले वा आता है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको जल्दी देखने को मिलता नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है। तो कुछ क्वेश्चन आपको अधिकतर यहाँ पे नए मिलेंगे और बाकी जो आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है वह वहाँ से अगर पूछता है तो वहाँ से भी आपको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। वो तो आप आसानी से पढ़े हैं तो वो आप कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा नया ही मिलेगा। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मुख खुलने के आधार पर अर्ध विवृत स्वर वर्ण कौन सा है। तो हमने बता रखा है संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। तो यहाँ पर उसी जगह से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हमसे पूछा क्या है, अर्धविवृत स्वर। तो आप सभी को याद होगा क्या कि
अर्ध विवृत के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है आपका आ, ऐ और औ। ये हमारा अर्ध विवृत के अंतर्गत आएगा। और जो विवृत होता है, क्या? विवृत, विवृत के अंतर्गत आपका आ जाएगा दीर्घ आ। फिर देख लीजिए आप लोग, वैसे क्लास में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी संवृत, संवृत के अंतर्गत आएगा, आप सभी को ट्रिक के माध्यम से बताया था। क्या बताया था? उई। तो संवृत के अंतर्गत दोनों ई आ जाएंगी और उ आ जाएगा। इसके बाद आएगा यहाँ पर अर्ध संवृत। जब अर्ध संवृत आएगा तो अर्ध संवृत में कौन कौन से आएंगे? इसमें हमने याद करने के लिए बताया था ओए ओए। तो क्या हो जाएगा? ए और ओ। तो इसको याद करने के लिए ओए कह सकते हैं, संवृत को उई कह सकते हैं। विवृत में केवल आ आएगा, तो अर्ध विवृत में आ, ऐ, औ आ जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो आपको जब मैंने स्वर पढ़ाया था वर्णमाला में, तो आपको बताया गया था कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह स्वर कौन से हैं। तो अयोगवाह स्वर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंग और जो ये अंग होता है और आहा होता है, यही हमारा अयोगवाह स्वर होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? क्या? कौन सा वर्ण घोष नहीं है, हमें यह बताना है। तो र क्या है? तो र जो है वह किसके अंतर्गत आता है? तो जो घोष है उसके अंतर्गत एक होता है आघोष और एक होता है घोष। तो ये हमारा घोष है और इधर लिख लेते हैं आघोष। क्या? आ घोष। तो घोष में मैंने बताया था, यहाँ घोष में 2 शब्द है और आघोष में 3 है। तो जहाँ 3 है वहाँ हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। यानी वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा। और घोष में कौन से आएगा? तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। और क्या आएगा? इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आएगा। और यहाँ पर हा आ जाएगा और स्वर आएंगे सभी। और अघोष में यहाँ पर पहला, दूसरा और तीनों सा आ जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि घोष के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन यानी रा आ जाएगा और ला भी आ जाएगा और डा भी आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया था नहीं है, तो नहीं है क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। ये आघोष के अंतर्गत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, कहीं कहीं पे हमें शब्द मिल जाता है और कहीं कहीं पर वर्ण भी मिल जाता है। कहीं कहीं पे स्वर शब्द मिल जाता है, कहीं कहीं पे वर्ण मिल जाता है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी कर लीजिएगा कि वर्ण होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जब संधि पढ़ते हैं, तो जब स्वर संधि पढ़ते हैं तो उसको हम अच कहते हैं, और जब व्यंजन पढ़ते हैं तो उसको हम हल कहते हैं। तो हमें स्वर पूछा था, तो स्वर को हम क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। तो ये हमारा स्वर हो गया। हल को हम
व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। हमें बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो आपको बताया गया था कि कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन और ओष्ठ व्यंजन। तो जो का वर्ग है यह हमारा कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। और उसके बाद चा वाली लाइन जो होती है वह तालु या तालव्य कहलाती है, लेकिन टा वाली लाइन हमारी मूर्धा कहलाती है। क्या? मूर्धा या मूर्धन्य कहलाती है। पाफावा ये ओष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? ओष्ठ कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। यानी जिनका हम उच्चारण करें तो हमारी ध्वनि जो है वह नाक से निकले। तो आप सभी जानते हैं जो वर्गीय व्यंजन का अंगा, इया, ड़ा, ना, मा ये होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं, या अनुनासिक भी इन्हीं को बोल दिया जाता है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं। क्या बताना है? अल्प प्राण बताना है। तो अल्प प्राण के अंतर्गत क्या क्या आता है यह आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था। अल्प यानी महाप्राण और अल्प प्राण, प्राण दोनों में कॉमन होते हैं। अल्प आ ला पा यानी तीसरा हो, 3 वर्ण है, पहला तीसरा पांचवा वर्ण आ जाएंगे अल्प प्राण में। और क्या आएंगे? सभी स्वर आ जाएगा। क्या आएगा? सभी स्वर आ जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, यारा, ला और वा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या पहला तीसरा पांचवा, तो का खागा यानी तीसरा हो जाएगा, बी वाला भी है और सभी स्वर ए वाला भी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वह ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या होगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है। तो यह आपको पता होगा और नहीं पता है जिन्हें वह आज जान जाएंगे। शब्द अकारांत, इकारांत, ईकारांत, आकारांत इस प्रकार से होता है। जब कोई भी शब्द आ से समाप्त हो, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं राम, तो इस माँ में क्या है? आ है, तो इसे कह देंगे अकारांत। लेकिन वहीं पे कह दें रमा, तो यहाँ पर क्या है? दीर्घ आ है, तो यहाँ पे आकारांत हो जाएगा। लेकिन यहीं पे कह दें क्या? हरि, तो यहाँ पे लास्ट में समाप्त किस से हो रहा है? किस स्वर से? ई से, तो इसे कह लेंगे इकारांत। अगर बड़ी ई से, जैसे मान लीजिए नदी, नदी शब्द हो गया, तो इसमें दीर्घ ई है, तो इसे ईकारांत बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है? इकारांत यानी छोटी ई है, तो छोटी ई किस ऑप्शन में है? तो आप देख रहे हैं ध्वनि, यहाँ पर ध्वनि छोटी ई से समाप्त हो रही है, तो ये हमारा इकारांत शब्द हो जाएगा। वर्णमाला कहते हैं, मैंने वर्णमाला की जब परिभाषा बताया था आपको तभी बताया था, शब्द के समूह को
नहीं। वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को नहीं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, किसको? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में आ, अंग, आहा क्रम से शब्द आते हैं, यानी जो इनका क्रम है शब्दकोश में, क्या आ के बाद अंग आता है, अंग के बाद आहा आता है, यह हमें देखना है। तो क्या ये सही दिया गया है? गलत दिया गया है। तो क्या है? यह गलत दिया गया है, क्रम इनका इस प्रकार नहीं होता है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो हमें देखना क्या है शब्दकोश में, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए बी सी डी ई एफ जी इस प्रकार से देखते हैं कि कौन सा वर्ण किस प्रकार से शुरू हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखना होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखना होता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं क्या कि पहले कौन सा आएगा, अंग आएगा, आ आएगा या आ आएगा, इन सबको देखना है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा, उसके बाद अगर हम इस आ को लेते हैं तो आ और अंग में देखा जाए तो पहले जो शब्दकोश होगा हिंदी वर्णमाला का, तो वहाँ पे शब्दकोश के अनुसार हमें पहले अंग मिल जाएगा। तो पहले क्या होगा? ए हो जाएगा, उसके बाद आ आएगा तो ए के बाद सी हो जाएगा, ए के बाद सी हो जाएगा, फिर दीर्घ आ है, सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी आ है। तो ए सी डी, फिर आएगा दीर्घ आ, तो हो जाएगा लास्ट में बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दीर्घ आ है, यहाँ पर आ और आ दोनों सेम है सी में, लेकिन पहले पा आएगा फिर बाद में सी आएगा, इसलिए पहले सी होगा फिर डी हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताना है। जैसे कवीश्वर लिखा हुआ है तो एक एक देखिएगा, पहले वर्ण विच्छेद करें तो का में आ होता है तो अधूरा हो जाएगा, उसके बाद आ हो जाएगा, उसके बाद वा हो जाएगा, वा में हलंत होगा, वा में भी ई है। तो इस प्रकार से हमें देखना है। बी देखें तो छारी में, छारी में छा जो होता है वह का धन शा से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर सा कर देंगे, लेकिन इसको भी अगर हलंत लगाएंगे तो यहाँ आ हमें लिखना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार सी में क्षुब्ध में देखेंगे तो का हलंत होगा, शा हलंत होगा, उसके बाद यहाँ उ आ जाएगा। फिर कमलेश में देखें तो का हलंत होगा, धन आ, फिर माँ, फिर माँ में हलंत लगा के आ हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी, आप सभी देख रहे हैं कि सभी में का पहले है, तो का को हम अगर हम हटाना चाहें तो हटा दें तो यहाँ पर आ जा रहा है और यहाँ पर आ जा रहा है। फिर उसके बाद वाह है और माँ है, तो माँ पहले आएगा या वाह आएगा? तो पहले माँ आ जाएगा। तो राइट हैंड देखा जाए तो पहले हमारा कमलेश आएगा, यानी पहले डी आ जाएगा, उसके बाद
आ है वाह है, फिर वाह आएगा तो डी के बाद क्या आएगा, ए आ जाएगा। कमलेश के बाद कविश्वर आ जाएगा। उसके बाद क्षारी और क्षुब्ध में देखना है तो यहाँ पर पहले आ आता है फिर ऊ आता है, तो पहले क्या आएगा, आ वाला आएगा तो यानी बी हो जाएगा। फिर लास्ट में ऊ तो यानी सी हो जाएगा। डी ए बी सी यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लास में आप बने रहिएगा। क्लास बहुत ही आसानी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा जितना मुझसे हो पाता है। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि क्लास को बहुत अच्छे तरीके से बताने का मैं प्रयास करूंगा जितना मुझसे हो पाता है। यहाँ पे ढा वर्ण नहीं है, हमें बताना है ढा वर्ण नहीं है, तो ये मूर्धन्य नहीं है या महाप्राण नहीं है या आघोष नहीं है या स्पर्श नहीं है। तो ढा जो है वह टाठा डाडा अड़ा इस वाली लाइन में आएगा, तो ये तो मूर्धन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। उसके बाद क्या है, महाप्राण दिया गया है, तो क्या दिया गया है, महाप्राण दिया गया है। तो महाप्राण में क्या होगा कि महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। लेकिन जो ढ़ा और ढा है ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ये ढा जो है ये महाप्राण के अंतर्गत आता है। फिर है स्पर्शी, तो स्पर्शी क्या है कि हमारी जीवा जहाँ पर स्पर्श करती है, तो ये वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसे दिया नहीं जाता है जल्दी, तो ये स्पर्शी व्यंजन भी हो जाएगा। लेकिन यह आघोष नहीं होता है। क्या नहीं होता है, यह आघोष वर्ण नहीं होता है। तो यह जानकारी आपको हो सकता है नहीं मिल रही हो, तो यह आघोष वर्ण नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख खुलने के आधार पर सम्रत स्वर वर्ण कौन सा है। अभी आपको बताया गया था कि सम्रत स्वर कौन सा होता है। अभी सम्रत, अर्धसम्रत, विव्रत, अर्धविव्रत आपको ये सारे बताए गए थे, तो हो सकता है आपको अभी याद हो। तो सम्रत हमसे पूछा गया है, तो सम्रत के अंतर्गत कौन से वर्ण आएगा। तो आप जानते हैं सम्रत के अंदर क्या आएगा, उई आएगा। क्या आएगा, उई आएगा। अब उई के अंतर्गत यानी दोनों ई और दोनों उ यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। तो यहाँ पर देखें तो आप दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, यानी राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर, स्वर तो है ही नहीं, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण तो आप जानते हैं यह संयुक्त व्यंजन होता है, तो यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर का मेल के निम्न मूल स्वर कौन से हैं। तो यहाँ पर निम्न कौन से हैं यह बताना है कि दीर्घ स्वर कैसे बनता है। तो यहाँ पर जो आपको विसर्ग टाइप का लग रहा हो तो ये विसर्ग नहीं है, यह एक इस प्रकार से लिखा गया है। तो आ और आ से मिलकर दीर्घ आ बनता है, यानी बड़ा आ मिलता है, यह भी हमारा सही है। ई और ई से मिलकर ई बनता है, यानी दीर्घ ही, ऊ और ऊ। तो यहाँ पे जो है वह राइट आंसर हमारा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्या, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये जो शब्द हैं क, ग, ज, फ, यह क्या है, जो बिंदी लगी हुई है, ये का लगा है और यहाँ पे जो बिंदी लगती है इसको नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। ध्वनियाँ किसकी हैं, ये संस्कृत की हैं, नहीं है, अंग्रेजी की हैं, नहीं है, दक्षिण भाषाओं की हैं, नहीं है, ये है अरबी फारसी की
ध्वनि है किसकी? अरबी और फारसी की है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लास में आप बने रहिएगा क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या बोला जा रहा है, यदि नीचे के ओंठ पूरी तरह काट दिए जाएं तो किस ध्वनि को उच्चारण करने में कठिनाई होगी। अब आप सभी जानते हैं कि ओंठों से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ओंठों के सहयोग से। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ला नहीं बोला जाता है, पा फा बा भा मा, यानी पा वर्ग को ओंठों के सहायता से बोला जाता है। अगर हमारे होंठ ही नहीं रहेंगे तो हम पा वर्ग का उच्चारण ही नहीं कर सकते हैं। तो पा फा बा भा मा, यानी यहाँ पर बा शब्द आ रहा है, सॉरी वर्ण है, बा वर्ण आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा जो सही होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि शब्दकोश में अक्षर छ ख से पहले आता है तो यह हमारा क्या है, सही दिया गया है या गलत दिया गया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो सही है, गलत है, ज्ञात नहीं है, लिख भी कहीं भी लिख सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं भी लिख देंगे। तो यह शब्द क्या है, बिल्कुल सही है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यह का के बाद ही आएगा। क्यों? क्योंकि मान लो का होता है, मानना क्या है, होता है का, और जो छा होता है वह का धन श से होता है, यानी का से ही शुरू होता है। जब का से शुरू होगा तो का के बाद ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताना है। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम हम तभी बता पाएंगे जब हमें वर्ण विच्छेद आएगा। तो इमली में ई से शुरू हो रहा है, लिख जा भाई। इमली में ई से वर्ण शुरू हो रहा है, और विजय में क्या है, पहले वा है, उसके बाद ई है, वा के बाद ई है, और छतरी में पहले का आएगा, फिर आएगा शा। कमलेश में पहले का आएगा, सॉरी, कमलेश में पहले का आएगा और का में हलंत होगा, उसके बाद आ आएगा, फिर माँ आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्वर आएगा यानी ई आएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन हमारे पहले ही कट जाएंगे। उसके बाद हमारा का आएगा, कमलेश वाला, यानी ए के बाद डी आ जाएगा। फिर पहले का आएगा कि वाह आएगा, तो पहले छतरी वाला आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओ औ वर्ण कहलाते हैं। हमने जब स्वर पढ़ा था तो वहीं पे पढ़ा था ओ और औ को। मैंने बताया था जो ओ होता है वह आधन ऊ से मिलकर बनता है। कौन सा? ओ। तो ये कंठ से हुआ, ये ओष्ठ से हुआ, तो कंठ ओष्ठ हम इसे कह देंगे। तो यानी ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो ज्ञ वर्ण है वह किसकी सहायता से बनता है?
जब मैंने संयुक्त व्यंजन बताया था आपको, तो वहाँ पर बताया था कि संयुक्त व्यंजन जो ज्ञ होता है वह जा धन इया से मिलकर बनता है। किससे? जा धन इया से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण है यह है महाप्राण है, अघोष है, अल्प प्राण है। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है, तो चा छा यानी दूसरा है, तो ये महाप्राण के अंतर्गत तो आ ही जाएगा, महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है आघोष। आघोष में क्या था कि पहला और दूसरा वर्ण आता था, तो ये चा छा ये दूसरा वर्ण हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। हमने आपको बताया था उत्क्षिप्त वर्ण ताड़नजात वर्ण उसी को बोलते थे, उसी को द्विस्पृष्ट वर्ण बोला जाता था। तो यहाँ पर उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक होता है ड़ा, नीचे बिंदी होती है, और एक होता है ढ़ा। क्या होता है? यहाँ देख लीजिएगा, एक होता है ढ़ा। तो यहाँ पर इन दोनों वर्ण में से कोई आना चाहिए। तो यहाँ पढ़ाई में देख रहे हैं आप ढ़ा आया हुआ है, तो उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग पढ़ाई में हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको स्वर पढ़ाते समय ही बताया गया था कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, और ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर बोला जाता था। तो कौन कौन से ह्रस्व स्वर थे? आ था, ई था, और ऊ था, और क्या था? एक री था। यह ह्रस्व स्वर हैं, और इन्हीं को एक मात्रिक स्वर कहते थे जब हमें छंद में गिनना होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, री का वर्णमाला में स्थान दिया गया है। जो री है उसका स्थान कहाँ पर दिया गया है? स्वर में है कि व्यंजन में है कि द्विगुण व्यंजन में है या संयुक्त व्यंजन में? तो हम सभी जानते हैं कि री स्वरों में गिना जाता है, तो स्वर में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रा धनमा का रूप है। जो रा है अधूरा है, और उसके बाद माँ आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? मृ होगा कि म्रा होगा या रम होगा? रम तो नहीं पढ़ा जाएगा, रा के ऊपर माँ होगा, सॉरी माँ के ऊपर रा है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं, जैसे कर्म लिखना हो, क्या कर्म लिखना हो तो आधा रा है और माँ है, तो इस प्रकार नहीं लिखते हैं। तो क्या होता है? का है, माँ है, रा पहले आता है, लेकिन रा अधूरा होता है, तो माँ क्या कर लेता है कि वो अपने ऊपर अपने सर पे बैठा लेता है, तो इस प्रकार कर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम सभी एक कतार में चल रहे हों और कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, या मान लीजिए उसके पैर में चोट लग गई। जब किसी के पैर में चोट लग गई तो जो व्यक्ति आगे होगा वो वापस लौट कर आए और किसी का सहयोग करे, या उसके जस्ट पीछे जो कोई हो वो उसको सहारा दे दे। तो क्या होगा? जो व्यक्ति उस व्यक्ति की जिसमें पैर चोट लगी उसके पीछे वाला व्यक्ति उसको सहारा दे देगा। इसीलिए माँ जो है उस रा के बाद आता है, तो माँ उसको रा को सहारा दे रहा है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आपसे जो भी पूछा जाएगा आप आसानी से उसे बता सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि कुछ ना कुछ आपको नया मिल रहा है। बाकी आपको जितना वर्णमाला पढ़ाया गया है वह पर्याप्त है किसी भी पेपर में पूछा जाए तो। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? हमसे पूछा गया है अशुद्धि नहीं है। तो आप सभी देख रहे हैं क्या कि जो आरोग्य लिखा है, आरोग्य होता है ना कि आरोग। तो ये हमारा क्या है, यह गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाएगा? आरोग्य इस प्रकार से होगा। ईसाई लिखा हुआ है तो ईसाई किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो यह इस प्रकार से लिखा जाएगा, ईसाई इस प्रकार से होगा। ऊर्जस्वी और क्या है, ये औतुसुक के लिखा हुआ है तो यह किस प्रकार से लिखा जाएगा? यह भी देख लीजिए। जो ता हमारा अधूरा होगा, कैसे होगा? ता वर्ण हमारा अधूरा हो जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर या रहेगा इस प्रकार से। तो हमारा किसमें अशुद्धि नहीं है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक वृत्तमुखी होता है और एक आवर्तमुखी होता है। तो यह आपको नया मिल जाएगा। क्या? वृत्तमुखी एक हो जाएगा आवर्तमुखी। वृत्तमुखी कौन से होंगे? वृत्तमुखी के अंतर्गत जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओंठों का प्रयोग हो, जैसे उ, ओ और औ। तो ये हमारे वृत्तमुखी हो जाएंगे। कौन कौन से? ये चारों वृत्तमुखी हो जाएंगे और इसके अलावा सभी आवर्तमुखी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है? तो आपको बताया गया था स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कौन से थे? का से लेकर माँ तक थे। कहाँ तक थे? का से लेकर माँ तक। तो का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग ये सभी क्या है? स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही हमें अनुक्रम बताना है। तो पहले क्या होती है? हम जब उच्चारण करते हैं ध्वनि होती है, उसके बाद वर्ण आता है, वर्णों को मिलाने के बाद शब्द आता है, उन शब्दों के बाद पद आता है, पद के बाद क्या आता है? वाक्य आता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर हमारा क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला मैंने बताया था पार्श्विक है। क्या? पार्श्विक। तो यहाँ पर पार्श्विक जो लिखा हुआ है वह गलत लिखा हुआ है। पार्श्विक इस प्रकार से होगा। तो ला का ऐसी ध्वनि है पार्श्विक के अंतर्गत आएगा। यानी हम देखें तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उत्क्षिप्त भी हमारा गलत लिखा हुआ है, तो उत्क्षिप्त भी आप लिख सकते हैं उत्क्षिप्त इस प्रकार से। ये हमारा क्या है? उत्क्षिप्त हो जाएगा। तो ला पार्श्विक व्यंजन होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यंजन की परिभाषा है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि व्यंजन क्या होता है कि बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो
राइट आंसर क्या होगा? स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्या? राइट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, ऐसा तो है ही नहीं। वर्ण जो व्यंजन होते हैं वह सहायता लेते हैं। दीर्घ स्वर गलत है, बिना अवरोध गलत है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रा कितने रूप होते हैं, यानी रा के कितने रूप होते हैं? तो रा के 3 रूप होते हैं। कौन से होते हैं? 3 रूप होते हैं। जैसे हम लिखें तो यहाँ पर देख लीजिए, क्रम हो गया, और सीधे सीधे रा लिखें तो रमेश हो गया या राम हो गया, और एक होता है रेफ, जैसे कर्म लिखें तो ये रेफ हो गया। तो यहाँ पे एक रा हो जाएगा, यहाँ दूसरा रा हो जाएगा, ये वाला तीसरा रा हो जाएगा। तो हमें 3 प्रकार से देखने को मिलता है, ये हमारा है। लेकिन अगर कोई बोले जैसे ट्रक, तो यहाँ पे रा है, तो ये क्या है कि जो सीधी लाइनिंग नहीं होती तो वहाँ पर इस प्रकार से रा लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये क्रम वाला ही रा है। कैसे? ये टा है हमारा हलंत, अधूरा टा है। क्या होता है? अधूरा होता है। लेकिन इसी में इस प्रकार ऐसे रा लगा देते हैं, तब ये ट्रा बन जाता है। हमें लगता है ये रा इस प्रकार से लगा, जो कि इस प्रकार से नहीं होता है। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाप्राण वर्ण का अर्थ होता है। तो मैंने परिभाषा महाप्राण की बताई थी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक मात्रा में सांस बाहर निकले, उच्चारण करने में श्वास का समय अधिक लगे, ये दिया गया है। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर वर्णमाला चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बन जाएगा, और जो नहीं बताया गया था यहाँ वहाँ पर, वो आपको आज यहाँ पर कुछ नई चीज़ें बतानी गई हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है, ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अनुस्वार जो होता है वह किसका कार्य करता है? करता है जैसे हम क्या लिखते हैं? गंगा लिखते हैं। क्या? गंगा लिखते हैं। ये हमारा अनुस्वार है, अंक की बिंदी है जो। तो गंगा हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से? गंगा। गंगा इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है आप समझ ना पाएँ। तो क्या है? हाँ, आप सही है। तो गंगा इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो ये अंगा जो है वह अधूरा होता है। कैसा होता है? अधूरा वर्ण होता है, और उसी का ये का वर्ग का 5वां वर्ण है। कैसा? का वर्ग का 5वां है। तो ये पंचम वर्ण है। इसी को अनुस्वार में परिवर्तित कर देते हैं, यानी अंक की बिंदी में हो जाता है। तो ये क्या होता है? पंचम वर्ण होता है। क्या होता है? पंचम वर्ण होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लास पसंद में आई होगी। आप पूर्ण रूप से साथ दें, ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। अधिक से अधिक सहयोग करें, छोटा भाई बड़ा भाई समझकर। क्लास को लाइक कीजिए, और आपकी जो राय हो वह कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।